नमस्कार। विवाद विरोध में आज मैं एसएन विरोध आज पुनः उस मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगा, अपने विचार शेयर करना चाहूँगा जिस पर पिछले कुछ दिनों से बहस चल रही थी। मैंने भी कहा था वो न्याय को लेकर कि न्याय न केवल हो बल्कि होता हुआ दिखे भी, इस पर चर्चा हुई थी। और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक नई राष्ट्रीय बहस पूरे देश में छिड़ गई है कानून को लेकर के कि क्या फैसले निजी सोच के आधार पर होने चाहिए, न कि कानून के आधार पर। जी हाँ, अभी पिछले दिन जब राजीव गांधी के हत्यारों को, सभी 6 हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट ने जब रिहा कर दिया तो इस पर एक नई बहस छिड़ी है कि क्या ऐसे अपराधों और हाई प्रोफाइल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ढींगरा ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कहा है कि यह फैसला अनुचित है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव अन्य भविष्य के फैसलों पर पड़ सकता है और ऐसी प्रवृत्ति का पोषण भी हो सकता है। यह समाज के लिए खतरनाक है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर उन्हें क्यों छोड़ा गया। यह जो रिहाई का मामला आया है, राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हम लोग पिछले दिनों चर्चा की थी जब उनका, और अब अन्य 6 को जब सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। पहले तो राज्य सरकार ने उनका आदेश दिया था, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि कर दी, तो यह एक बहस का मुद्दा बन गया है। सवाल कहा जाता तो कहा है ढींगरा ने कि जजों की निजी राय के आधार पर जो फैसले हो रहे हैं उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। फैसले कानून के आधार पर ही होने चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है वो चिंताजनक है। अब ये कौन कह रहे हैं? एक न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश कह रहे हैं। पिछले दिनों जब हमने इस पर चर्चा यही की थी कि एक ही अदालत, जैसे इस मामले सर्वोच्च न्यायालय, कि जब विभिन्न जजों के विभिन्न फैसले आते हैं, अब चूंकि सभी न्यायाधीश हैं, न्यायविद हैं, तो एक बहस का मुद्दा बनता है कि आखिर इसमें पेच क्या है। क्या हमारे कानून में ऐसी कमजोरियां मौजूद हैं जिसका फायदा अपने तर्कों से वकील अपने वकील के पक्ष में उठा लिया करते हैं। यह बहस पहले हुई थी और अब चूंकि एसएन ढींगरा ने यह मामला उठाया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, यह दोषारोपण है जजों के ऊपर कि आजकल जज अपनी सोच के आधार पर फैसले कर रहे हैं, जबकि फैसले कानून के आधार पर होना चाहिए। और इसे सभी सहमत होंगे। हमारा अपना संविधान है, हमारे अपने कानून है और विभिन्न अदालतों के जजों को, जो जज न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनका काम है मौजूदा कानून और संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर मामलों का निपटारा करना, फैसले देना, न कि निजी सोच के आधार पर। यह नहीं होना चाहिए। इसके खतरनाक दुष्परिणाम बाद में आएंगे, जैसे कि आशंका एसएन ढींगरा ने व्यक्त की है। इसका प्रभाव भविष्य के फैसलों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस पर एक बहस हो, सोचो और एक सही दिशा में इस बहस को ले जाकर के इसे एक तार्किक परिणति पर पहुंचाया जाना चाहिए, न कि जैसा कि न्यायाधीश एसएन ढींगरा ने कहा कि अपनी किसी निजी सोच को फैसलों पर थोपे और फैसलों को प्रभावित करने की इजाजत दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण बल्कि रोचक एक जानकारी देना चाहूंगा। बिहार में पटना हाईकोर्ट में एक जज हुआ करते थे, नागेश्वर प्रसाद। उन्होंने एक मामले में एक दोषी को मृत्यु दंड की सजा दी। ध्यान रखें,
फैसला उन्होंने दिया और कैपिटल पनिशमेंट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी निजी बातचीत में लोगों को बताया कि मैं निजी तौर पर जानता हूं, ध्यान रखें उनकी जो टिप्पणी थी कि मैं निजी तौर पर जानता हूं कि वह व्यक्ति निर्दोष है, किंतु जो तथ्य, जो मामले हमारे सामने अदालत में पेश किए गए, जो सबूत पेश किए गए, जो बहसें हुई, उसके आधार पर मैं कानून सम्मत फैसला लेने के लिए मजबूर था और इसलिए मैंने उसे मृत्युदंड की सजा दी, क्योंकि मेरे सामने जो तथ्य मेरे सामने प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर वही सजा बनती थी और मैंने दिया। और मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया कि चूंकि उसके मामले को सही ढंग से जो पक्षकार थे, जो वकील थे, पैरवीकार थे, वो लोग नहीं रख सके, उसको मृत्युदंड की सजा हुई। और मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि अब मैं अदालत में प्रैक्टिस करूंगा, वकालत करूंगा और ऐसे मामलों को ही लूंगा ताकि न्याय हो सके। मैं बता दूं, उसके नागेश्वर प्रसाद किन्बल में देश के सबसे बड़े वकील माने गए। उनकी प्रैक्टिस का आलम यह रहा कि वो तब बिहार अविभाजित बिहार था, राजधानी पटना और उप राजधानी रांची में उनके कॉलोनी, उनके नाम पर नागेश्वर कॉलोनी बसाए गए थे। मकानों का कई मकानों से बने थे, पंक्तियां लगी हुई थी। और बिहार में इंडिविजुअल टैक्स पेयर में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर नागेश्वर प्रसाद थे, ये उनका आलम था। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और नागेश्वर प्रसाद ने अगर किसी मामले को ले लिया तो 99.9% यह मानते थे वकील कि अब हमारी जीत हो जाएगी। इतनी उनकी लोकप्रियता थी, इतनी उनकी साख थी और उन्होंने क्या, इसी सिलसिले में एक बहुत ही दिलचस्प महत्व के एक और उदाहरण पेश करना चाहूंगा। एक हम लोग के मित्र थे वहां, प्रभाशंकर मिश्र, कवि भी थे, बहुत अच्छे लेखक भी थे। वो एमएससी में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी साइंस से फर्स्ट क्लास में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हें पटना साइंस कॉलेज में लेक्चर का ऑफर मिला था, लेकिन वो वकालत के पेशे से बहुत प्रभावित थे, वकील बनना चाहते थे। उन्होंने वो पटना साइंस कॉलेज का लेक्चरशिप ठुकरा दिया और लॉ किया। उसके बाद वो एडमिशन लिया लॉ कॉलेज में, फिर उसके बाद वो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। सोचिए, मैंने उनका जो पार्श्व था, जिस तरह से उनका प्रभाव समाज में था, लोग उन्हें जानते थे एक अच्छे कवि के रूप में, लेखक के रूप में। अब साइंस कॉलेज में उनको लेक्चरशिप मिला, वो छोड़ा करके उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया और उनकी प्रैक्टिस जो है काफी चली। बाद में वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए, उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए गए। एक बहुत ही चर्चित मामला उन दिनों बिहार में हुआ था। नागमणि एक आईएएस अधिकारी थे, उनकी पत्नी की हत्या हुई। दोष उनके पति नागमणि पर लगा, उनको संदेह प्रकट किया कि उन्होंने हत्या करवाई। पुलिस ने अभियोजन पक्ष जो मामला तैयार किया, मुझे अगर हो सकता है कहीं कुछ भूल हो, लेकिन जो ठीक से अभी तक मुझे याद है, उसमें जो गवाह प्रस्तुत किए गए, एक डॉक्टर की गवाही है कि हाँ मैंने यह जहर का इंजेक्शन दिया, ड्राइवर की गवाही है कि हाँ मैंने उनके पैर पकड़ा था, हाथ पकड़ा था, उनका चपरासी, इस तरह से उनको इंजेक्शन दिया गया और उनकी मृत्यु पर उनकी लाश को फला जगह हम लोगों ने फेंक दिया था। ये सारे अभियोजन पक्ष के थे, मैंने इतने उनके खिलाफ जा रहे थे। और उन दिनों मीडिया में तो सिर्फ अखबार का अंत था, सारे अखबारों में यह नागमणि कांड, नागमणि हत्याकांड करके होता था, चल रहा था। और इसी में एक नागमणि के साधु भी थे दक्षिण में कहीं, वो भी आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने भी आकर बयान दिया था। और तो और नागमणि के 12-14 साल के पुत्र, लड़के, बेटे ने गवाही दी थी अपने पिता के खिलाफ कि हाँ हमने देखा कि सुबह किस तरह से उठा करके मुझे वहां से बाहर कर दिया गया, उनको मारा गया।
मैंने इतने पुष्ट साक्ष्य नागमणि के खिलाफ थे, जाहिर था कि साहब उनको सजा होगी, सारा चल रहा था। उस मामले की पैरवी के लिए नागेश्वर प्रसाद को पकड़ा। नागेश्वर प्रसाद ने उस मामले को स्वीकार किया। यह काफी चर्चित हुआ कि जिसमें मैं कहा कि जो एक घटना हुई थी जिसकी चर्चा पूरे राज्य में, पूरे देश में हो रही थी, नागमणि हत्याकांड करके कुख्यात हो चुका था, वो सभी लोग नागमणि, आईएएस अधिकारी नागमणि को दोषी मान रहे थे। जिस तरह के मैंने कहा कि साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, उस मामले को, नागमणि के मामले को, नागमणि के ब्रीफ को एक्सेप्ट किया नागेश्वर प्रसाद ने। जब सुनवाई शुरू हुई तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में वहां हुई, जैसे मैंने कहा प्रभाशंकर मिश्र थे, उन्होंने थोड़ा तंज कसा नागेश्वर प्रसाद पर कि अभी तक इनके पैसों के प्रति आकर्षण, पैसों की ललक गई नहीं है। इस तरह के मामले का ब्रीफ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये किया। नागेश्वर प्रसाद ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने अदालत से कहा कि एक अनुमति मांगी कि चूंकि मुझ पर निजी टिप्पणी की गई है जो होना नहीं चाहिए था अदालत में, लेकिन की गई, इसलिए मैं अदालत से अनुमति चाहूं कि मैं उसका जवाब दे सकूं। अदालत ने कहा ठीक है। नागेश्वर प्रसाद ने कहा कि बिल्कुल सही है कि जिस तरह से यह मामला कुख्यात हुआ, प्रेस में, पूरे राज्य में इसकी चर्चा हो रही है, अमूमन ऐसे मामलों को लोग नहीं लेते, लेकिन मैं एक वकील हूं, किसी भी मौके के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है। हमारी फीस है, मेरी क्या फीस है, कहा पैसे की बात की, पैसे के अलग, तो पूरा राज्य जानता, सभी जानते हैं कि मेरे पास क्या पैसा है। मैं फिर दोहरा दूं कि बिहार के इंडिविजुअल में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर नागेश्वर प्रसाद थे, पैसे का वही नागेश्वर के, पूरे देश जानता है कि मेरे पास क्या पैसा है। इन्होंने कहा पीपी ने, तुम इसका जवाब है, लेकिन मैंने इस ब्रीफ को क्यों लिया बता, तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी आ सकता है, बात कर सकता है, मेरी फीस है, फीस जमा करता है, मेरे तो पर सेकंड के पैसे देने पड़ते हैं वकील को, सभी जानते हैं, है ना। स्टॉप वॉच लगा हुआ है, जितनी देर वकील मुझसे बात करेगा, मेरे जो क्लाइंट बात करेगा, वो उसके घंटा, मिनट, सेकंड के फीस बनते रहते हैं। उन्होंने जमा कराया, मेरे पास आया, मेरे से चर्चा चली, उन्होंने अपनी बातें रखी, मैंने सुन लिया उनका, मैंने ब्रीफ लिया और कहा कि ठीक है, इस पर मैं अपना फैसला कि मैं इनको अपना लड़ूंगा, बाद में आपको बताऊंगा। यह करके वो चले गए। नागेश्वर प्रसाद, ये वकील लोग कर रहे हैं, अब वो अदालत में बता रहे हैं नागेश्वर प्रसाद, उन्होंने कहा कि जब मेरी उस वो नागमणि से जो बात हो रही थी, तो मेरी एक छोटी पोती है, वो स्कूल जाने के समय मेरे पास आती है, मैं उसे प्यार करता है, स्कूल जाती है, तो उसके स्कूल जाने का समय हो गया था, वो बार बार पर्दा हटाकर मुझे देख रही थी जब मेरी नागमणि से बात हो रही थी। जब नागमणि चले गए तब वो मेरी पोती आई, उसने, जब मैंने उसे प्यार किया तो उससे मुंह घुमा लिया और बोला कि दादाजी आप गंदे हो। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? बोला कि आप जिससे बात करें तो वो नागमणि था ना, जिसने अपने वाइफ का मर्डर किया है। ऐसे मेरी पोती ने, मेरी 10 साल की पोती ने मुझे उसी समय, जब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने उनका ब्रीफ किया था, वकील की हैसियत रख लिया था कि स्टडी करके बताऊंगा, उस समय तक मैंने यह मन नहीं बनाया था कि मैं इस ब्रीफ को एक्सेप्ट करूंगा, उनकी तरफ से पैरवी करूंगा। लेकिन जब हमारी उस 10 साल की बच्ची ने, मेरी पोती ने यह कहा कि अपने वाइफ का मर्डर है वो नागमणि, उससे बात करते, तब मुझे धक्का पहुंचा। एक मामला जिसकी अभी सुनवाई नहीं हुई, अभी लंबित है, जिस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन प्रेस में, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में ऐसा प्रचार हुआ, बल्कि दुष्प्रचार हुआ कि एक 10 साल की बच्ची, अबोध बच्ची भी अब मान बैठी कि वो हत्यारा है। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, यह नैसर्गिक कानून के खिलाफ है। मैंने तभी फैसला किया कि नहीं, अब मैं इस ब्रीफ को एक्सेप्ट करूंगा और मैं मुकदमा लड़ूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि वो निर्दोष है। यह नागेश्वर प्रसाद ने अदालत में
पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी मिश्रा, प्रभाशंकर मिश्रा को जवाब दिया था। बड़ी चर्चा हुई थी और यह दोहराना ही होगा कि मैंने जैसा कि जिस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, गवाह सामने आकर बोले थे, डॉक्टर बोल रहा है, उनका ड्राइवर बोल रहा है, उनका असिस्टेंट बोल रहा है, किस तरह से मारा गया, कौन सा इंजेक्शन दिया गया, कहां लाश फेंकी गई, सारी बातें बताई गई थी। लेकिन मैंने कहा कि जो कानून को अपने पक्ष में कहीं लूप होल्स बहुत सारे हैं, तेज वकील रहता है तो अपने पक्ष में तर्क संगत प्रमाण प्रस्तुत करते हुए फैसला अपने पक्ष पर डालता है। उस नागमणि हत्याकांड के मामले में भी यही हुआ। नागेश्वर प्रसाद की बहस हुई और अंततः अदालत का फैसला जब आया, संदेह का लाभ देते हुए नागमणि को बरी कर दिया गया। बरी हो गए, पुनः वो बहाल हुए वो नौकरी में, बाद में बिहार के मुख्य सचिव भी बने वो। तो यह कानून के बाद मुझे ये इस प्रसंग में एक ध्यान आया कि जब मामला कानून का है तो कानूनी आधार पर बहस हो, निजी आधार पर, जो सोच के आधार पर जो फैसले हुए, जिस तरह से राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई हुई है, उस पर एसएन ढींगरा, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है कि इससे जजों की राय के आधार पर जो निजी राय के आधार पर जो फैसले हो रहे हैं वो अनुचित है। कानून के आधार पर फैसले होने चाहिए। आप कानून मौजूद है, संविधान मौजूद हो, उसके आधार पर बहस हो और जो स्थिति पैदा हो कानून के पक्ष में, फैसले उसके आधार पर हो, न कि निजी राय पर। जो इस मामले में हुआ, जिस राजीव गांधी के हत्यारों को, सभी 6 दोषियों को जो रिहा किया गया, इस पर जो राष्ट्रीय बहस छिड़ी है और पूर्व न्यायाधीश एसएन ढींगरा ने जो टिप्पणी की है और जो मांग की है बहस की, वो बिल्कुल उचित है। क्योंकि इसमें जो खतरे निहित है वह है भविष्य के फैसलों पर इस फैसले का दुष्प्रभाव। कहीं प्रतिकूल रूप से भविष्य के फैसले प्रभावित न होने लगे, इसकी आशंका व्यक्त की है एसएन ढींगरा ने और बिल्कुल उचित आशंका व्यक्त की है। अगर इस तरह के मामले, ऐसे मामलों के हद में, ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में जब दोषियों को रिहा किया जाने लगेगा तो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था स्वयं कटघरे में खड़ी होगी। जजों के फैसलों पर गोलियां उठनी शुरू हो जाएगी, जो इस मामले में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा, जो बताया, प्रमाण दिया कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वही पुरानी बात कि न्याय न केवल हो बल्कि होता हुआ दिखे भी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो कानून सम्मत फैसले ही देश को मान्य होते हैं, देश उसकी सराहना करता है। अगर फैसले संदिग्ध होने लगे और यह संदेश जाने लगे समाज में कि जजों ने निजी राय, अपनी निजी राय के आधार पर फैसला किया है, कानून के आधार पर नहीं, तो फिर यह दोहराना ही होगा कहना कि हमारी पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था स्वयं, हमारे कानून स्वयं कटघरे में खड़े होंगे। और तब क्या होगा? तब अराजकता की स्थिति फैलेगी। जिस दिन कानून पर से देश का, समाज का विश्वास उड़ जाएगा, न्यायपालिका से देश समाज का विश्वास उड़ जाएगा, पूरे देश में अराजकता फैलेगी और उस पर नियंत्रण पाना संभव नहीं हो पाएगा। उस स्थिति की कल्पना से ही रोए खड़े हो जाते हैं जहां न्याय के प्रति लोग सड़कों पर निकलते दिखेंगे, कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर निकलते दिखेंगे और वे अविश्वास प्रकट करेंगे पूरी की पूरी न्यायपालिका के खिलाफ। न्यायपालिका को विश्वसनीय बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायाधीशों की, इसको ध्यान रखें। इस मामले में एक और बहुत ही उचित मांग जस्टिस एसएन ढींगरा ने की है और वह यह है कि ठीक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बेंचों के गठन का अधिकार है, लेकिन यह जो मिश्रित पीठ जो तैयार किए जाते हैं वो उचित नहीं। उसकी जगह विशिष्ट पीठ का निर्माण हो, इस पर
जो संबंधित जो भी संस्था है, जो भी विभाग है, इसका संज्ञान ले इस टिप्पणी पर कि मिश्रित पीठ की जगह विशिष्ट पीठों का गठन हो, यह उचित है, जिसमें खासकर ऐसे मामलों में और हाई प्रोफाइल मामलों की सुनवाई और सजा निर्धारण का काम वो विशिष्ट पीठों का हो, न कि ये मिश्रित पीठों का जिसका गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं। चूंकि यह मामला न सिर्फ कानून और न्यायपालिका से जुड़ा है, यह सीधे सीधे देश और समाज के अस्तित्व से जुड़ा है। इसका संज्ञान लेना आवश्यक है और इसमें कोई राजनीति नहीं हो, विशुद्ध रूप से तार्किक आधार पर सरकार इसका फैसला करे।